Okay, good morning, students. Beta, yesterday we started with the first form of organizing business in public sector, which is departmental undertakings. So as I explained you yesterday that these are the oldest and the most traditional form of organizing public sector enterprise. So these enterprises are basically established as departments of the ministry, right? And therefore, these are considered as a part and parcel of the ministry itself or the extension of ministry itself. मतलब अगर गवर्नमेंट को कोई एंटरप्राइज खोलना है और गवर्नमेंट उसके लिए अपनी मिनिस्ट्री में ही डिपार्टमेंट क्रिएट कर देती है जिसके थ्रू वो एंटरप्राइज फंक्शनिंग करेगा, तो ऐसे एंटरप्राइज को डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहा जाएगा. So because these are the part of ministry, they cannot act independently. वो autonomous institutions नहीं है, तो इसीलिए ये independent legal entities भी नहीं है. How do they act? कैसे काम करती हैं? इनको कौन कंट्रोल करता है, मैनेज करता है? बेटे, these act through the officers of the government. जैसे कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, IAS ऑफिसर्स होते हैं, वो इनको मैनेज करते हैं. और जो इनके एम्प्लॉइज हैं, these are considered as government employees. Now these undertakings may be central under central government or they may be under the state government. So if they are under central government, the rules of central government would apply, and if they are under state government, the rules of state government will be applicable. So इसकी एग्जाम्पल हमने करी ली थी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की, रेलवेज हो गया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ हो गया, राइट. Now let's come to the features of departmental undertakings. First feature we had already covered funding. In enterprises की जो funding है वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी से ही आती है और जो रेवेन्यू भी अर्न होता है वो भी गवर्नमेंट की ट्रेजरी में ही जाता है, ठीक है. सेकंड बेटे, अकाउंटिंग कंट्रोल्स. So beta, these enterprises are basically subject to the same accounting and audit control which are applicable to other government activities. हर गवर्नमेंट की एक्टिविटी जो है उसको उसकी ऑडिटिंग की जाती है. ऑडिटिंग का मतलब जो उसके अकाउंट्स बनाए गए हैं, जो चीज जो एक्सपेंसेस डेबिट किए गए हैं, सो इन ऑर्डर टू सी कि उसमें कोई मैनिपुलेशन तो नहीं है, वो देखने के लिए बेटे इनको जो है ऑडिट किया जाता है, मतलब वेरीफाई करवाया जाता है ऑटोनोमस बॉडीज से. थर्ड बेटे, एम्प्लॉइज फीचर आ गया, एम्प्लॉइज. सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो एंटरप्राइजेस हैं इनके जो एम्प्लॉइज हैं, दीज आर कंसिडर्ड एज गवर्नमेंट सर्वेंट्स, राइट, एंड देयर रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस आर सेम एज दैट ऑफ द अदर एम्प्लॉइज डायरेक्टली अंडर द गवर्नमेंट. इनकी जो रिक्रूटमेंट होती है, इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है, वो किस तरह से होती है, जिस तरह से बाकी एम्प्लॉइज जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर हैं उसी तरह से इनकी भी रिक्रूटमेंट होती है और जो इनकी सर्विस की कंडीशंस हैं दे आर सेम एज दैट ऑफ अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, राइट. नेक्स्ट फीचर बेटे, ओके, इसी में है, दे आर हेडेड बाय IAS ऑफिसर्स and civil servants who are transferable from one ministry to another. तो इनको जो हेड करते हैं वो IAS होते हैं या बाकी सिविल सर्वेंट्स होते हैं, which can be transferred from, ऐसा नहीं है आज रेलवे मिनिस्टर कोई और है, कोई है, कल को कोई और होगा, उसको कोई और मिनिस्ट्री मिल सकती है, राइट. सो दीज आर ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन मिनिस्ट्री टू अनदर. गवर्नमेंट को जैसा लगता है कि कैपेबिलिटी किसकी कौन से डिपार्टमेंट के लिए है तो उसके अकॉर्डिंग उसको दे दिया जाता है. देन बेटे, इट इज जनरली कंसिडर्ड एज अ मेजर सब डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. सो इसकी आप हेडिंग डाल दीजिए, सब डिवीजन. सो ये क्या है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ही सब डिवीजन है और दीज आर सब्जेक्ट टू डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री. ये सब चीजें ऑलरेडी हम मीनिंग में डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपको बेटे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के बारे में पता चल गया तो ऑब्वियसली इनके फीचर्स के बारे में भी आप जान जाओगे, ठीक है. देन दे आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री.
since their management is directly under the concerned ministry. बेटे ये जो एंटरप्राइजेस हैं ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री को अकाउंटेबल हैं, ठीक है। ये जितने भी ये जैसे कि रेलवे है तो रेलवे का जो डिपार्टमेंट है ये मिनिस्ट्री को अकाउंटेबल है, क्योंकि इनकी जो मैनेजमेंट है वो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री के अंडर है, तो ऑब्वियसली दे आर अकाउंटेबल, दे आर आंसरेबल। जैसे आपको मैंने एग्जांपल भी दी थी बच्चे कि जब भी कभी कोई रेलवे का एक्सीडेंट होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रेलवे मिनिस्टर कहता है कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूँ और मैं रिजाइन कर देता हूँ, आई टेंडर माई रेजिग्नेशन, ठीक है। सो बाय टेंडरिंग हिज रेजिग्नेशन he is showing his accountability कि भाई मैं इसका हेड था रेलवे डिपार्टमेंट का और मेरे होते हुए ये एक्सीडेंट हो गया है, सो आई कंसिडर इट टू बी माय फॉल्ट, ठीक है, तो इसीलिए मैं अपना रेजिग्नेशन देता हूँ। इसका मेरा ये एग्जांपल देने का मतलब ये है कि ये जो मिनिस्ट्री है वो ये जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री है ये ऊपर मिनिस्ट्री को रिस्पॉन्सिबल है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू से पार्लियामेंट और टू द प्राइम मिनिस्टर। Got it? These are the features of departmental undertakings. Now let us analyze their merits and demerits. तो बेटे पहला मेरिट इसका यही रहेगा कि ये जो अंडरटेकिंग्स हैं they facilitate the parliament to exercise effective control over their operations. क्योंकि ये गवर्नमेंट एंटरप्राइज है तो उसमें हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट का पूरा पूरा कंट्रोल इनके ऊपर रहे। तो क्योंकि ये एंटरप्राइज की फॉर्मेशन ही ऐसी हुई है कि इसको एक मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये पार्लियामेंट, हर मिनिस्टर पार्लियामेंट में आता है एंड ही गिव्स रिपोर्ट्स अबाउट हिज ओन मिनिस्ट्री। तो इसी तरह से बेटे जो रेलवे मिनिस्टर है या पोस्ट एंड टेलीग्राफ मिनिस्टर है या डिफेंस मिनिस्टर है वो भी पार्लियामेंट में आएगा और पार्लियामेंट इसके ऊपर पूरा पूरा अपना कंट्रोल रख सकती है। गॉट इट? सेकंड, these enterprises ensure a high degree of public accountability. So because these enterprises are set up as a department of ministry itself, ये मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट ही है, तो पब्लिक की तरफ इनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो ये शो करती है। Here we are, जब हम मेरिट्स और डीमेरिट्स इवैल्यूएट करते हैं बेटे तो वी कीप इन माइंड अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अभी तक तो आप पहला ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर रहे हो। सो जब आप इसको बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी स्टडी कर लोगे, बाकी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी स्टडी कर लोगे, देन दीज पॉइंट्स may make more sense to you. Now you can just go by what I am saying, that these ensure high degree of public accountability. ठीक है, accountability समझते हो, जवाबदेही होती है इन enterprises की towards public. Then the revenue earned by these enterprises goes directly to the treasury. बेटे ये जो एंटरप्राइजेस रेवेन्यू अर्न करते हैं, इनकम अर्न करते हैं, वो गवर्नमेंट की इनकम का एक सोर्स बनती हैं। आपको पता है ना गवर्नमेंट के डिफरेंट सोर्सेज हैं इनकम के। गवर्नमेंट को टैक्सेस से भी इनकम आती है, गवर्नमेंट को फीस वगैरह मिलती है, फाइन्स वगैरह जो है उससे पैसा इकट्ठा होता है, और गवर्नमेंट का एक अनदर मेजर सोर्स है इनकम का सरप्लसेस फ्रॉम दीज एंटरप्राइजेस। तो बेटे ये जो एंटरप्राइजेस हैं इनके जितने भी प्रॉफिट्स हैं these are deposited in the government treasury, hence it is a source of income for the government. Then बेटे जहां पर नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है these enterprises are most suitable. क्यों? सेम बात, these are under the direct control and supervision of the concerned ministry. So these are the points of merit. Let us discuss its limitations as well. First bete, departmental undertakings fail to provide flexibility. आज के टाइम में बेटे बिजनेस को अगर हमने स्मूथली ऑपरेट करना है
तो हम रिजिड होकर नहीं चल सकते. देयर हैज बीन अ चेंज नाउ. ठीक है, अभी इतना चेंज आ गया है कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है. हम रिजिडिटी इम्पोज नहीं कर सकते. लेकिन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती. इनकी जो ऑपरेशंस हैं वो रिजिड होते हैं. क्यों? दीज आर अंडर द मिनिस्ट्री. ठीक है, तो अगर इनको कोई लेटस एक प्लान रूट बनाया हुआ है हमने कि ये काम को इस तरह से करना है, और अगर हमें उस टाइम पे ऑन द स्पॉट को इसमें चेंज लाना पड़ जाता है, तो उस केस में वी हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द डिफरेंट लेवल्स which you know does not which hinders the flexibility. Now flexibility is very very important for the smooth operations of the business, but in this case departmental undertakings, they are not flexible, so which means business को smoothly operate करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. नेक्स्ट डीमेरिट बेटे, जो इनके एम्प्लॉइज हैं या जो हेड्स हैं, दे आर नॉट अलाउड टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस. ये इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं ले सकते. इनको अपनी मिनिस्ट्री से पहले अप्रूवल लेना पड़ता है. तो अगेन इससे एक क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होती है. दूसरा बेटे, इससे डिलेज होते हैं. डिसीजन मेकिंग जो है वो लेट होती है. So there are certain situations where prompt decision making is required. We need to make quick decision. हमें कल तक जवाब देना है, नहीं तो वो गाड़ी छूट जाएगी. गाड़ी छूट जाएगी मतलब एक हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर हम आज उसको सीज नहीं करते तो वो अपॉर्चुनिटी कल तक निकल जाएगी. लेकिन कल तक हम डिसीजन ले ही नहीं सकते, क्योंकि डिफरेंट लेवल्स होते हैं जहां से हमें परमिशन लेनी है. जो इनके हेड्स हैं वो ऑन देयर ओन कोई डिसीजन नहीं ले सकते. उनको मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना पड़ता है. सो जिस करके हमारी जो डिसीजंस हैं वो डिले हो जाती हैं. गॉट इट? द नेक्स्ट बेटे, these enterprises are unable to take advantage of business opportunities. The bureaucrats overcautious and conservative approval does not allow them to take risky ventures. बेटे अब ये जो एंटरप्राइजेस हैं, these are headed by bureaucrats. अब ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं, इनका फील्ड एक्चुअली बिजनेस बिल्कुल नहीं होता. बिजनेसमैन वो होता है जो रिस्क लेता है, जो थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर देता है. लेकिन यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनकी जो अप्रोच होती है दैट इज वेरी वेरी कॉशियस. वो बहुत ध्यान से अपनी डिसीजंस लेना चाहते हैं. वो उनको हमेशा दे वांट टू वे द प्रोज एंड कॉन्स. अच्छा, अगर ये डिसीजन ली तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या ये ना हो कि ऐसे हो जाए. लेट अस से एक नई हमें ट्रेन चलानी है, तो उस केस में हमने कहा इसमें अब केटरिंग करना शुरू करते. जैसे शताब्दी जब चली थी उससे पहले कोई एक दो ट्रेन होती थी जहां पर केटरिंग की जाती थी. ठीक है, तो जब शताब्दी इंट्रोड्यूस हुई तो हमें उसमें केटरिंग भी देनी है. टिकट के रेट थोड़े से हाई ऑब्वियसली रखने पड़ेंगे, और लोगों को फैसिलिटीज देनी है, एसी एंड ऑल दैट. अगर ब्यूरोक्रेट्स ये सोचे, ये ना हो कि हमें रेवेन्यू ना आए, लोग टिकट ही ना खरीदें, हमें खाली ट्रेन चलानी पड़े, या ना कम ऑक्यूपेंसी से ट्रेन चलानी पड़े, हमें लॉस हो जाएगा. इस तरह से अगर आप सोचोगे तो कभी भी आप रिस्की वेंचर्स नहीं ले पाओगे. सो सेम हैपन्स विद डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स. जो इनके हेड्स हैं वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं. ब्यूरोक्रेट्स की अप्रोच कंजर्वेटिव होती है, ओवर कॉशियस होती है, तो जिस करके वो रिस्की वेंचर्स अंडरटेक नहीं कर सकते. यहां तक बेटे किसी को कोई डाउट? एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? ओके, नेक्स्ट, देयर इज अ रेड टेपिज्म इन डे टू डे ऑपरेशंस. रेड टेपिज्म का मतलब क्या होता है बेटे? एनीवन knows the meaning of red tapeism? Any one of you?
Raise your hand if you know the meaning of red tapeism, bete. Okay, red tapeism क्या होता है बेटे? In short, you can say lot of formalities are involved. रेड टेपिज्म ऐसे होता है, और यहाँ इसका नाम कैसे पड़ा? लेटर से आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन, कोई प्रोजेक्ट है, आपने प्रोजेक्ट अप्रूव करवाना है, तो उसके लिए आपको मिनिस्ट्री से, किसी भी पर्सन से अप्रूवल लेने की जरूरत है। तो बेटे जब आप अप्रूवल लेने के लिए जाते हो, अपनी फाइल बनाकर लेके जाते हो, तो व्हाट हैपन्स, पहले सबसे पहले जिस ऑफिसर के पास जाना है आपको, उसका बाहर प्यून बैठा हुआ है, ठीक है? तो वो प्यून नखरे दिखाता है, वो कहता है अच्छा अभी बहुत ज्यादा फाइल्स पड़ी हैं, देखता हूँ आपकी फाइल की टर्न कब आती है, ठीक है? तो वो आपको वहां पर आपको यहाँ तो ब्राइबरी, these were the things actually which led to the corruption in India. Lot of channels were involved for the approval. So आपने प्यून आपका काम जल्दी कर दे तो आपने उसको रिश्वत दी, उसके बाद प्यून के बाद वो फाइल क्लर्क के पास गई। तो रेड टेपिज्म नाम कैसे पड़ा? तो वो जो फाइल अप्रूव हो जाती थी एक से, वो उस पे ऊपर रेड टेप लग जाती थी, ठीक है? अब नेक्स्ट लेवल पे गई, क्लर्क के पास गई, क्लर्क के पास भी फाइलों का ढेर लगा हुआ है, तो अगेन ही इज शोइंग टेंट्रम्स, ही इज थ्रोइंग टेंट्रम्स कि अभी देखता हूँ मैं कब आपकी टर्न आएगी। तो आपने अपनी प्रोसेस को फास्टन अप करने के लिए आपने उसको भी ब्राइब देनी शुरू कर दी, तो उसने फिर वो नेक्स्ट लेवल पे फाइल पहुंचाई। तो मतलब आपको एक प्रोजेक्ट अप्रूव कराने के लिए यू हैव टू गो थ्रू लॉट्स ऑफ लेवल्स ऑफ अथॉरिटी। बिना हम प्रॉपर चैनल्स ऑफ अथॉरिटी पे गए कोई भी एक्शन नहीं उठा सकते थे। So this red tapeism leads to corruption, it leads to delays, ठीक है? So red tapeism जो है ये एक बहुत ही important feature है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का एक टिपिकल फीचर है। Then lot of political interference through ministry, बेटे ये हैं ही गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, तो इसमें मिनिस्ट्री जो है वो इंटरफेयर करेगी करेगी। तो कई बारी आप अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं क्योंकि मिनिस्ट्री की बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होती है। Then these organizations are usually insensitive to the consumer needs and does not provide adequate services to them. आप देखो बेटे रेलवे अब जाके सुधरा है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर हम अपने जमाने की बात करें तो there were lots of trash on the in the trains, on the station, no services were provided. They were just concerned, उनको लगता था कि हम रेलवे कम फेयर पे टिकट्स देके लोगों के ऊपर एहसान कर रहे हैं, हम इनका ऑलरेडी वेलफेयर कर रहे हैं लो टिकट रेट चार्ज करके, इनको और बाकी सर्विसेज या उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने की, they were insensitive towards satisfying their needs and they would not provide them with adequate services. So beta these are the limitations of departmental undertaking. Okay, so another form of organizing public sector enterprise is statutory corporation. Now beta what is statutory corporation? Statutory corporations are the public enterprises which are brought into existence by a special act of parliament. So let us say government ने decide किया कि there should be one insurance company, ठीक है? After independence government ने ये देखा कि people और business और लोग people's lives that is faced by quite a lot of uncertainties. So in order to cover up that uncertainty हमें इंश्योरेंस का सेक्टर अपनी कंट्री में लाना पड़ेगा, और गवर्नमेंट ने सोचा कि उसको हम अपने पब्लिक सेक्टर में एक इंश्योरेंस कंपनी हम खोलेंगे। तो उस इंश्योरेंस कंपनी को खोलने के लिए सबसे पहले बिल पास किया गया। जब वो बिल पास हो गया उसका एक एक्ट बना दिया गया, ठीक है? LIC एक्ट, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट।
इस एक्ट में इस एक्ट के द्वारा एक एंटरप्राइज सेटअप किया गया, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। अब इस एक्ट में LIC की पावर्स, LIC के फंक्शंस, rules and regulations governing LIC employees, and what would be the relationship of LIC with the various government departments. All this was mentioned in this act. So LIC became a statutory corporation. So I am again explaining, statutory corporations बेटे वो होती हैं which are brought into existence by passing a special act in the parliament. This act defines the powers, functions, powers and functions of the enterprise, and rules and regulations governing its employees and its relationship with the government department. ये जो एंटरप्राइज एक स्पेशल एक्ट के थ्रू पास हो रहा है, इसकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ क्या रिलेशनशिप रहेगी, ऑल दिस इज एक्सप्लेन्ड अंडर दिस एक्ट. Got it? So read again on your own. I am giving you time to read this paragraph and let me know if you face any doubt in its understanding.